welcome back to our channel Nivy Academy. I am Jyoti and your chemistry educator. लास्ट क्लास में हमने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने देखा था कि केमिकल बॉन्डिंग क्या है और एटम और मॉलिक्यूल इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होगा वो देखा था। साथ में हमने देखा था केमिकल बॉन्ड कितने टाइप के हैं, 2 टाइप्स के थे, वीक बॉन्ड एंड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। वीक बॉन्ड हमने देखे थे हाइड्रोजन बॉन्ड, वंडरवाल फोर्सेज। जो हमारे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड थे वो होंगे आयोनिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड। जो हमारे वीक बॉन्ड यानी कि वंडरवाल फोर्सेस थे वो 3 टाइप के थे, किसन फोर्स, डिबे फोर्स एंड लंदन डिस्पर्सन फोर्स। इनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। 2 फोर्स और थे हमारे, जो थे आयन डाइपोल एंड आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। ये भी वीक फोर्स हैं, बट सम टाइम में क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स की तरह बिहेव शो करते हैं, इसलिए इन्हें हम वीक फोर्सेज में नहीं लिखते। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे की आज हम क्लास। जो आज का टॉपिक, जो मेन टॉपिक रहेगा वो होगा हमारा लेविस स्ट्रक्चर, हाइब्रिडाइजेशन एंड एक होगा हमारा वेस्पर थियरी वाला। ठीक है, ऑक्सी स्ट्रक्चर हम बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए फर्स्ट टॉपिक हमारा स्ट्रक्चर ड्राइंग। अब जो हमारे मॉलिक्यूल है उनकी स्ट्रक्चर बनाएंगे हम, उनकी स्ट्रक्चर कैसी होगी। एक तो होगा देखो लेविस स्ट्रक्चर, सबसे पहले उनकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, देन हम जो स्ट्रक्चर होगा उसी से उसकी हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे, देन ऑक्सी स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। ऑक्सी स्ट्रक्चर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, यहाँ पे हम सिर्फ ये 2 पॉइंट डिस्कस करेंगे। लेविस स्ट्रक्चर देखो एग्जाम्पल से समझते हैं है ये क्या। यदि हम एग्जाम्पल ले CO3 नेगेटिव, CO3 नेगेटिव, 2 नेगेटिव कार्बोनेट। अब यहाँ पे बात करें हम, जो यहाँ पे अवेलेबल इलेक्ट्रॉन होंगे कितने होंगे, सबसे पहले हम अवेलेबल इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करेंगे। अवेलेबल इलेक्ट्रॉन यानी कि जो हमारे पास एटम है उनके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 4, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 6 और 3 ऑक्सीजन है तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। यदि नेगेटिव चार्ज हमारे पास तो क्या कर देंगे हम ऐड, यदि पॉजिटिव चार्ज है तो वो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है +2। अवेलेबल इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे पास 18 +6 यानी कि 24 इलेक्ट्रॉन। यदि हम बात करें कार्बोनेट आयन की तो इसमें 24 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। होने कितने चाहिए, टोटल इलेक्ट्रॉन की बात करें हम, देखो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए। एक एटम को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे 4 एटम है, कार्बन 1 और ऑक्सीजन 3, यानी कि 4 एटम प्रेजेंट हैं। 4 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 8, यानी कि उसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की नीड है। तो यहाँ पे होंगे 32। तो टोटल इलेक्ट्रॉन जो हमें चाहिए होंगे वो होंगे 32 इलेक्ट्रॉन। अब 32 तो हमें चाहिए है कितने, 24। रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे 32 इलेक्ट्रॉन माइनस 24 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन की हमें अभी भी नीड है। 32 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, एक एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की नीड रखता है। अब यहाँ पे 4 एटम है, 4 यानी कि 32 इलेक्ट्रॉन, इनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 32 इलेक्ट्रॉन की नीड है। बट यहाँ पे अवेलेबल है 24 इलेक्ट्रॉन, तो कितने की जरूरत होगी, 8 इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। 8 इलेक्ट्रॉन यानी कि 4 बॉन्ड। देखो एक बॉन्ड जो बनेगा, ये कोई एटम ए है, ये बी है, यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे, वो होगी हमारे 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके, यानी कि एक बॉन्ड इक्वल होगा 2 इलेक्ट्रॉन के, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन में 4 बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, 4 बॉन्ड बनेंगे। अब देखो इनकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे हम। कार्बन
कार्बन के वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो होंगे 4, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 4। ऑक्सीजन कितनी जुड़ी है कार्बन पे? कार्बन हमारा होगा सेंट्रल एटम, ऑक्सीजन हमारी होंगी यहाँ पे टर्मिनल एटम। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस सेल में, अब यहाँ पे ऑक्सीजन है 3। हमें पता है ऑक्सीजन होगी वो होगी डबल बॉन्डेड, डबल बॉन्ड के साथ कनेक्ट होगी किसी भी एटम के साथ। देखो एक मिनट, ये देखो एक ऑक्सीजन इधर, ये होगी डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। हमें पता है जो यहाँ पे नेगेटिव है, कितने हैं? 2 नेगेटिव चार्ज, यानी कि 2 ऑक्सीजन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज वाली होंगी, वो होंगी सिंगल बॉन्डेड, कार्बन के साथ सिंगल बॉन्डेड होंगी 2 ऑक्सीजन, और एक होगी हमारी डबल बॉन्डेड। तो यहाँ पे 4 बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, और यहाँ पे रिक्वायर हुई 8 इलेक्ट्रॉन की। तो इस टाइप से होगी हमारी स्ट्रक्चर, ये होगी लेविस स्ट्रक्चर। ठीक है, अब कार्बन पे कोई चार्ज होगा नहीं क्योंकि कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, और बॉन्ड भी यहाँ पे कितने बना रहे हैं? 4, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बैलेंस हो गए हैं, तो कार्बन पे कोई चार्ज नहीं होगा। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होगा क्योंकि यहाँ पे है 2 नेगेटिव, यानी कि 2 ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा। एक ऑक्सीजन हमारी डबल बॉन्डेड होगी। ठीक है, तो यहाँ पे 4 बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई, 1 2 3 4। यदि हम नेक्स्ट एग्जांपल से देखें, CH4, ये हमारा सेकंड एग्जांपल है। देखो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें अवेलेबल इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं? अवेलेबल इलेक्ट्रॉन होंगे, कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 4, हाइड्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 और 4 हाइड्रोजन है, यानी कि 4, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। अवेलेबल इलेक्ट्रॉन होंगे वो होंगे 8 इलेक्ट्रॉन, बट टोटल इलेक्ट्रॉन की जो हमें नीड होगी, टोटल रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन, कार्बन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा तो उसे 8 इलेक्ट्रॉन की नीड होगी। हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट करता है, यानी कि इसे 2 इलेक्ट्रॉन की नीड होगी एक हाइड्रोजन को। 4 हाइड्रोजन है, 2 × 4 यानी कि 8 और 8 16 इलेक्ट्रॉन। टोटल होने तो चाहिए यहाँ पे 16 इलेक्ट्रॉन, बट हैं कितने? 8 इलेक्ट्रॉन। अब हमें रिक्वायर होगी इलेक्ट्रॉन की 16 - 8, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी। जो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे वो 4 बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे, 4 बॉन्ड बनाएंगे। अब देखो कैसे बनाएंगे, स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। कार्बन हमारा, कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 4, ये हो गए 4। ठीक है, यदि हम बात करें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन होंगे यहाँ पे 4, और एक हाइड्रोजन के पास होंगे 1 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया हमारा 4 हाइड्रोजन। अब इन दोनों ने एक हाइड्रोजन का बॉन्ड और एक कार्बन का, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे, यानी कि 4 हाइड्रोजन ने मिलके कार्बन के साथ 4 बॉन्ड की फॉर्मेशन की। तो यहाँ पे देखो अब कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ये ऑक्टेट है कंप्लीट। यदि हम बात करें हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन ने अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लिया, चारों हाइड्रोजन ने अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लिया, और यहाँ पे कितने की नीड हुई हमें? 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 4 बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई। तो ये हमारे हैं लेविस स्ट्रक्चर, इस टाइप से करने हैं। कोई भी स्ट्रक्चर है हमें देखना है सबसे पहले उसमें अवेलेबल इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अवेलेबल इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सबसे पहले हमें उस एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में पता होना चाहिए। हमें पता होगा कि इसमें इतने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो उन सबको हम ऐड कर देंगे, वो होंगे हमारे अवेलेबल इलेक्ट्रॉन। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए वो हम मल्टीप्लाई करेंगे उनके ऑक्टेट नंबर से। जितने हमारे एटम होंगे
उसकी सबकी मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, हाइड्रोजन को छोड़ के, क्योंकि हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट करेगा ना कि ऑक्टेट, ठीक है। उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी सबको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जितने हमें रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसे निकालेंगे, तो जितने टोटल इलेक्ट्रॉन चाहिए उसमें से हम अवेलेबल इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देंगे। हमारे निकल के आएंगे रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन आए। इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक बॉन्ड की फॉर्मेशन देंगे, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन होंगे वो 4 बॉन्ड की फॉर्मेशन देंगे। यहाँ पे 4 बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। अब यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दी। यहाँ पे देखो 1 2 3 एंड 4 बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। इलेक्ट्रॉन देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने इलेक्ट्रॉन लगे? 8 इलेक्ट्रॉन लगे। 8 इलेक्ट्रॉन यानी कि 4 बॉन्ड की फॉर्मेशन, और इन दोनों का अपना अपना ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो ये हमारी थी लेविस स्ट्रक्चर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एवरेज फॉर्मल चार्ज एंड एवरेज बॉन्ड ऑर्डर। कैसे निकालेंगे वो देखो। यदि हम एग्जांपल से देखें NO3 2 नेगेटिव, ये कोई एग्जांपल लिया हमने NO3 2 नेगेटिव। देखो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास वैलेंस कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5। नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होंगे। ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा 2, यानी कि 2 ऑक्सीजन तो सिंगल बॉन्डेड होगी नेगेटिव साइन के साथ। एनायन के साथ एक ऑक्सीजन होगी, वो होगी हमारी डबल बॉन्डेड। ये होगी इस टाइप से। यदि इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करें हमें पता है हम किसी भी मॉलिक्यूल को उसकी एक स्ट्रक्चर से उसकी सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। उसके लिए हमें उसकी सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर चाहिए, जिससे हाइब्रिड स्ट्रक्चर आएगी एंड में, उससे हम उसकी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करेंगे। यदि हम इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, ये नेगेटिव चार्ज इधर, डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इधर, तो ये हमारा स्ट्रक्चर होगा। यहाँ पे ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड, यहाँ पे नेगेटिव। ठीक है। नेक्स्ट की बात करें, ये इधर, अच्छा ये इधर और ये इधर, नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन नेगेटिव डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, ये सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन। यदि इनके हाइब्रिड स्ट्रक्चर की बात करें हम, इन तीनों की हाइब्रिड स्ट्रक्चर वो होगा कुछ इस टाइप से। नाइट्रोजन इस टाइप से, क्योंकि जो तीनों ऑक्सीजन होंगी हमारी वो सिंगल बॉन्डेड भी होंगी और डबल बॉन्डेड। हमें नहीं पता कि कौन सी ऑक्सीजन इस टाइम पे सिंगल बॉन्डेड है और डबल बॉन्डेड है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन होगा ऑक्सीजन पे, जो नेगेटिव चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन क्या करता रहेगा? डीलोकलाइज करता रहेगा। डीलोकलाइज करेगा इलेक्ट्रॉन, तो यानी कि मोर स्टेबल स्ट्रक्चर होगी। ये हमारा होगा हाइब्रिड स्ट्रक्चर। अब देखो हमें पता, हमें निकालना है बॉन्ड ऑर्डर और फॉर्मल चार्ज। बॉन्ड ऑर्डर यहां पे हम बात करें, ये हमारा डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है। बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए नंबर ऑफ बॉन्ड देखेंगे, जितने हमारे नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन बिटवीन 2 एटम्स। अब देखो ये एक नाइट्रोजन हमारे पास, एक ऑक्सीजन है, इन दोनों के बीच का हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। यहाँ पे जो नंबर ऑफ बॉन्ड होंगे वो होंगे, डबल बॉन्ड है यानी कि 2, तो यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो होगा हमारा 2। यहाँ पे सिंगल बॉन्डेड है यानी कि बॉन्ड ऑर्डर 1, और यहाँ पे भी बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा। यदि हम इसका एवरेज निकालें, हमें निकालना है एवरेज बॉन्ड ऑर्डर, सबका एवरेज निकाल देंगे। बॉन्ड ऑर्डर हम आएगा 2 + 1 + 1/3, यानी कि 4/3, 3 से डिवाइड करेंगे तो 1.33। यदि हम बात करें अब इसकी, तो यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा हमारा वो होगा 1.33।
ये जो बॉन्ड ऑर्डर आया है ये आया हमारा एवरेज बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए हमें चाहिए नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन बिटवीन द एटम्स, कि दो हमारे दो एटम है उनके बीच में हम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमें वहां का बॉन्ड ऑर्डर निकालना होगा। तो सबसे पहले वहां देखने होंगे कितने नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट है, जितने नंबर ऑफ बॉन्ड वहां पे प्रेजेंट होंगे उतना हमारा बॉन्ड ऑर्डर रहेगा। यदि इस टाइप से स्ट्रक्चर मिल रही है हमें तो उसका एवरेज बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर लेंगे, जो यहाँ पे आया है 1.33। ठीक है, अब हम बात करेंगे एवरेज फॉर्मल चार्ज। ये तो हमारा बॉन्ड ऑर्डर था, अब हम चार्ज की बात करेंगे, एवरेज फॉर्मल चार्ज। अब देखो ये स्ट्रक्चर ले लेते हैं हम, तीनों एक जैसे ही है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो ऑक्सीजन पे चार्ज है -1 और एक यहाँ पे है -1। इस ऑक्सीजन पे ये क्या है, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, इस पे कोई चार्ज नहीं है। अब हमें पता है ये नेगेटिव चार्ज इन दोनों ऑक्सीजन पे तो रहेंगे ही नहीं, ये क्या करेंगे, डीलोकलाइज करते रहेंगे और अपनी पोजीशन चेंज करते रहेंगे। हमें निकालना है एवरेज फॉर्मल चार्ज, वो आएगा हमारे टोटल ऑक्सीजन हमारी कितने हैं, 3 ऑक्सीजन है, और जो नेगेटिव चार्ज है वो है 2 ऑक्सीजन पे, यानी कि 2/3। ये होगा हमारा एवरेज फॉर्मल चार्ज, -2/3। जो ये -2 चार्ज है ये तीनों ऑक्सीजन पे डीलोकलाइज करता रहेगा, तो ये आ जाएगा हमारा एवरेज फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू -2/3। ये हमारा हो गया टॉपिक यहीं पे कंप्लीट। नेक्स्ट हमारा है टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग कितने टाइप की होंगी, देखो सबसे पहले हम बात करें, ये होंगी 3 टाइप्स की। कोएक्सियल, कोलेटरल, कोलेटरल, जीरो, या फिर हम कहें नो ओवरलैपिंग। कोएक्सियल ओवरलैपिंग होगी हमारी, कोएक्सियल को हम रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा से, कोलेटरल को करेंगे पाई से, और जो हमारी ओवरलैपिंग नहीं होगी वो होगी हमारी 0 से। ठीक है, 0 ओवरलैपिंग। अब जो हमारी कोएक्सियल यानी कि सिग्मा ओवरलैपिंग है उसके एग्जांपल से देखते हैं। सिग्मा ओवरलैपिंग होगी SS ऑर्बिटल में, SP में, P और P, एक होगी हमारी हाइब्रिड ऑर्बिटल में। अब इसके एग्जांपल देखेंगे हम, S और S यानी कि S और S, ये हमारा S ऑर्बिटल हमें पता हो स्फेरिकल सिमेट्रिकल इन नेचर होगा, तो दोनों S हमारे स्फेरिकल नेचर के होंगे। स्फेरिकल नेचर के होंगे तो यदि हम इनकी ओवरलैपिंग कराएंगे, इन दोनों की ओवरलैपिंग कराएंगे तो कुछ इस टाइप से आएगी, ये होगी इनकी ओवरलैपिंग। तो ये तो हुई हमारी SS ऑर्बिटल में सिग्मा ओवरलैपिंग। इसका एग्जांपल होगा H2। यदि हम बात करें S और P की, S स्फेरिकल, P होगा हमारा डंबल शेप का ऑर्बिटल, इनकी ओवरलैपिंग कराएंगे हम सिग्मा बॉन्ड में, ये होगी हमारी सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन देगा। इसका एग्जांपल होगा HF, HCl, HBr, HI। यहाँ पे जो ओवरलैपिंग, और एक जो ओवरलैपिंग होगी वो सिर्फ और सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन में होगी, ना कि इनर इलेक्ट्रॉन में होगी। जो हमारी ओवरलैपिंग होगी वो होगी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के थ्रू। अब हाइड्रोजन में हमारा एक इलेक्ट्रॉन होगा जो होगा s ऑर्बिटल में, जो फ्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो होंगे p ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे। अब p ऑर्बिटल और s ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होगी। एक एग्जांपल देख लेते हैं हम, जैसे HF ले लिया हमने, हमें पता है हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो हमारा फ्लोरीन होगा, फ्लोरीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 7, 1 2 3 4 5 6 7।
अब ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा तो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा एक इधर, तो हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट करेगा, फ्लोरीन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। दोनों ने अपना अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। अब देखो इनके बीच में जो बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन, तो ये एग्जांपल होंगे हमारे s और p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग के। नेक्स्ट की बात करें हम, नेक्स्ट होगा हमारा p और p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग कराएंगे। देखो p हमारा होगा डंबल शेप, दूसरा p भी हमारा डंबल शेप। यहाँ पे हम सिग्मा की बात करें, सिग्मा और पाई की डेफिनेशन हम बाद में डिस्कस करेंगे। देखो ये होगा कुछ इस टाइप से, यहाँ पे जो ओवरलैपिंग होगी वो होगी सिग्मा। इसके एग्जाम्पल की बात करें हम, वो होगा Cl2 Br2 I2 F2। ये होंगे हमारे p और p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग के एग्जाम्पल। हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल होगा H2O। ये होगा हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल का एग्जाम्पल। तो ये तो हमने देखे कोएक्सियल, कोएक्सियल को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे, ये इसके ओवरलैपिंग होंगे और ये इसके एग्जाम्पल दे रखे हमने, ठीक है। अब हम बात करेंगे कोलैटरल के एग्जाम्पल की। कोलैटरल को हम पाई से रिप्रेजेंट करेंगे। देखो इसमें जो ओवरलैपिंग होगी वो होगी p पाई p पाई, एक होगी वो होगी हमारी p पाई और d पाई, यानी कि p पाई और p पाई ऑर्बिटल के बीच में जो ओवरलैपिंग होगी हमारी वो होगी कोलैटरल ओवरलैपिंग। कैसे होगी वो देखो, p और p हमारे होंगे डंबल शेप के, ये देखो ये हमारी पाई, पाई ओवरलैपिंग हुई p पाई और p पाई के बीच में। यदि हम बात करें p पाई और d पाई, p पाई होगा हमारा डंबल शेप और d पाई होगा हमारा डबल डंबल शेप, इस टाइप से स्ट्रक्चर होगी। अब इनके बीच की ओवरलैपिंग देखेंगे हम। देखो ये तो होगा हमारा d ऑर्बिटल और ये होगा p ऑर्बिटल, इनके बीच में ओवरलैपिंग जो होगी पाई, p पाई d पाई ओवरलैपिंग, ठीक है। ये हुआ हमारा कोलेटरल जिसे हमने पाई से रिप्रेजेंट किया। टू टाइप की हैं, p पाई और p पाई d पाई की। अब हम बात करेंगे जीरो ओवरलैपिंग की। जीरो ओवरलैपिंग जहां पे कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी। यहाँ पे देखो कोएक्सियल में सिग्मा के थ्रू ओवरलैपिंग, कोलेटरल में पाई के थ्रू। अब हम बात करेंगे जीरो की, जहां पे कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी। ये होंगे हमारे जैसे कि px और py, py और pz एंड px, इनके बीच में कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी। देखो स्ट्रक्चर से देखते हैं हम, ये हमारा होगा x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस, x y z। एक हमारे पास है px, एक होगी हमारी py ऑर्बिटल, px जो x एक्सिस पे होगा और py होगा ये। यदि हम इन दोनों की ओवरलैपिंग कराएं, देखो ये होगा px और ये होगा हमारा py, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी, यानी कि जीरो ओवरलैपिंग। सिमिलर स्ट्रक्चर होगा हमारा py pz का और pz और px का, जहां पे कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी, यानी कि नो ओवरलैपिंग। तो ये तो हो गए हमारे टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। अब हम बात करेंगे इनके फैक्टर्स की, फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। देखो सबसे पहले हम बात करें इनकी डायरेक्शन की। जो हमारे ऑर्बिटल हैं उनके डायरेक्शन की बात करें हम, देखो एक तो होगी डायरेक्शनल, एक होगी नॉन डायरेक्शनल। डायरेक्शन तो दो ही होंगी, या तो डायरेक्शनल होगा या फिर नॉन डायरेक्शनल नेचर का होगा ऑर्बिटल हमारा। अब हमें बताना है कि किसकी एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होगी। तो डायरेक्शनल वाले की एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होगी। देखो एग्जाम्पल देखो इसका,
यदि ये कंडीशन है F इज इक्वल टू, देखो यदि F हमारे N हमारे सेम होंगे, यदि N की वैल्यू सेम होगी 2p 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 और 2s 2s और 2s, ये होगा हमारा ओवरलैपिंग का ऑर्डर। यदि n की वैल्यू सेम है देन ये ऑर्डर होगा हमारा pp। p ऑर्बिटल हमारा डायरेक्शनल नेचर का होता है, हमें पता जो s ऑर्बिटल होगा वो स्फेरिकल नेचर का होगा, स्फेरिकल और सिमेट्रिकल इन नेचर होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हर जगह प्रेजेंट है। ये हमारा s ऑर्बिटल, यहाँ पे हर जगह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है, देखो इस टाइप से होगी, ठीक है। इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, किधर भी चले जाओ हर जगह सेम, ठीक है। यदि हम बात करें p की, p हमारा डायरेक्शनल होगा, ठीक है, px py pz, ये क्या होगा डायरेक्शनल शो करेगा। इनकी जो ओवरलैपिंग होगी उसका ऑर्डर होगा हमारा डायरेक्शनल की ऑर्डर, यानी कि डायरेक्शनल नेचर का जो ऑर्बिटल होगा उसकी एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग सबसे ज्यादा होगी। कब होगी? जब n की वैल्यू सेम होगी। यदि n की वैल्यू डिफरेंट हुई, यदि n की वैल्यू डिफरेंट है, अब देखो n की वैल्यू डिफरेंट होगी, एग्जांपल ले लेंगे हम 1s 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 2p और 2p 2p। यहाँ पे देखो n की वैल्यू डिफरेंट है, यहाँ पे n की वैल्यू 1 1 2 और यहाँ पे 2 2। अब यहाँ पे जो ऑर्डर होगा वहां पे हम देखेंगे साइज का फैक्टर, साइज का फैक्टर, और जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होगी वो हमारे साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। जितना साइज छोटा उतनी ओवरलैपिंग ज्यादा, तो ये होगा हमारा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग का ऑर्डर। ये तो हमारा देखा हमने डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल नेचर का। नेक्स्ट हम बात करें इसके फैक्टर की, एक हमारा था ओवरलैपिंग कोएक्सियल, एक हमारी थी कोलैटरल, कोएक्सियल ओवरलैपिंग और कोलैटरल। कोएक्सियल को हमने सिग्मा से रिप्रेजेंट किया था और कोलैटरल को पाई से। यदि हम बात करें इनमें से किसका एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होगा, तो कोएक्सियल का होगा, क्योंकि कोएक्सियल यानी कि सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा हमारे पाई बॉन्ड से, इसलिए उसकी ओवरलैपिंग भी ज्यादा होगी पाई बॉन्ड के कंपैरिजन में, ठीक है। तो ये हमारे थे फैक्टर अफेक्टिंग एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा हाइब्रिडाइजेशन। देखो किसी भी मॉलिक्यूल की शेप्स और ज्योमेट्री हमें एक्सप्लेन करनी हो तो हम सिर्फ दो मेथड के बेस पे ही एक्सप्लेन कर पाएंगे, उसकी शेप और ज्योमेट्री, यानी कि उसकी शेप क्या है और ज्योमेट्री क्या है, ये हम बताएंगे हाइब्रिडाइजेशन और वेस्पर थियरी से। हाइब्रिडाइजेशन और वेस्पर थियरी से, तो पहले हम हाइब्रिडाइजेशन के बारे में देखते हैं, देन हम वेस्पर के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन होगी, ये एक हाइपोथेटिकल फिनोमिना होगा वेयर इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी टेक प्लेस, यानी कि ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल, उनमें इंटरमिक्सिंग होगी, साथ में जो एनर्जी होगी उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। देखो जो ये हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं sp sp2 sp3, ये हाइब्रिडाइजेशन एक हाइपोथेटिकल है। हम देखो क्या करते हैं, हम ऐसे एक्सप्लेन करते हैं, ये हमारी है sp हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि इसकी स्ट्रक्चर होगी लीनियर। यदि sp2 है तो उसकी स्ट्रक्चर होगी प्लेनर, sp3 होगी यानी कि टेट्राहेड्रल। हम कैसे पढ़ रहे हैं, जो ये sp sp2 sp3, यानी कि सबसे पहले हम हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करते हैं, उस मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, देन हम बता देंगे कि उसकी शेप या फिर ज्योमेट्री कैसी होगी। बट जो ये हमारी हाइब्रिडाइजेशन है ये होगी एक हाइपोथेटिकल फिनोमिना, ये कुछ भी नहीं है, हमें इनकी स्ट्रक्चर के बारे में ही पता होता है
कि लीनियर स्ट्रक्चर है, देन हम बताते हैं कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp, और यदि प्लेनर है तो sp2। ठीक है, ये होगी हमारी हाइब्रिडाइजेशन। इसमें एटॉमिक ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग होगी, साथ में एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। न्यू ऑर्बिटल विच हैविंग सेम स्ट्रक्चर एंड एनर्जी आर कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, देखो जो हमारी हाइब्रिडाइजेशन है इसके कैरेक्टरिस्टिक देखो, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। क्या करते हैं हम, जो हमारे ऑर्बिटल होंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे, उनका इंटरमिक्सिंग करते हैं, देन हमें एक नया ऑर्बिटल मिलेगा। देखो जो हमारे पास, ये हमारे पास है ऑर्बिटल, यदि हम इनका इंटरमिक्सिंग करवा देंगे तो हमें न्यू ऑर्बिटल मिलेंगे, और जो वो न्यू ऑर्बिटल आएंगे उन्हें हम कहेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल, जो कि इक्वल होंगे। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट एनर्जी एंड शेप। जो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल आए हमारे, देखो ये हमारे थे एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग करवाई हमने। जैसे इसके पास है, एक मिनट और अच्छे से देखते हैं, जैसे ये हमारा होगा s ऑर्बिटल, ये होगा हमारा p ऑर्बिटल। ठीक है, 2s 2p। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है 2, हमने एक को यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। अब हमारे पास जो ये ऑर्बिटल होंगे, यानी कि इनका करवाया हमने इंटरमिक्सिंग, ये आए हैं इंटरमिक्सिंग के बाद ऑर्बिटल, इनकी करवा दी इंटरमिक्सिंग। जो ये दोनों ऑर्बिटल थे, एटॉमिक ऑर्बिटल s और p का, तो यानी कि यहाँ पे sp की मिक्सिंग करवाई है, sp की मिक्सिंग। एक हमारा 2s ऑर्बिटल था एटॉमिक ऑर्बिटल, एक हमारा है 2p के ऑर्बिटल। यहाँ पे s के पास 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, s और p इलेक्ट्रॉन को हमने यहाँ पे कर दिया, तो ये होंगे हमारे, ठीक है, इस टाइप से होंगे। अब जो हमारा 2s और 2p, इन दोनों ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग करवाएंगे, यानी कि sp मिक्सिंग करवाएंगे, तो हमारे पास जो न्यू ऑर्बिटल मिलेंगे वो होंगे हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल। इससे पहले ये ऑर्बिटल थे, ये थे एटॉमिक ऑर्बिटल, यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग कराने के बाद जो न्यू ऑर्बिटल मिलेंगे वो होंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल। और देखो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे इनके नंबर इक्वल होंगे, जो हमारे एटॉमिक नंबर थे, यानी कि मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल उनके इक्वल होंगे। यदि हम बात करें इन दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल की, इनकी जो एनर्जी होगी दोनों की इक्विवेलेंट होगी। यही हमारा नेक्स्ट पॉइंट में है, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल आर ऑलवेज इक्विवेलेंट एनर्जी एंड शेप, यानी कि इनकी एनर्जी इक्विवेलेंट होगी और शेप भी सेम होगी। नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर मोर इफेक्टिव इन फॉर्मिंग स्टेबल बॉन्ड एज कंपेयर टू एटॉमिक ऑर्बिटल। देखो ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे ये बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे। अब जो ये बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, यानी कि हाइब्रिड ऑर्बिटल बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा एज कंपेयर टू एटॉमिक ऑर्बिटल। जो एटॉमिक ऑर्बिटल बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल के बॉन्ड। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर डायरेक्शनल इन नेचर। जो हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल है उसमें डायरेक्शनल या फिर नॉन डायरेक्शनल हो सकते हैं। डायरेक्शनल यानी कि p ऑर्बिटल के होंगे, यदि s ऑर्बिटल के होंगे तो वो होंगे नॉन डायरेक्शनल। अब हमने यहाँ पे इंटरमिक्सिंग करवा दी हाइब्रिड ऑर्बिटल। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे उनकी हमेशा डायरेक्शनल नेचर ही शो करेंगे, ठीक है, वो हमेशा ही डायरेक्शनल नेचर शो करेंगे। तो ये थे इसके हाइब्रिडाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक। अब हम बात करेंगे इनकी ज्योमेट्री एंड टाइप ऑफ ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन। देखो हाइब्रिडाइजेशन की हमने डेफिनेशन देख ली, उसके कैरेक्टरिस्टिक देख ली। अब ये हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट कैसे करते हैं, उससे फिर हम ज्योमेट्री कैसे बताएंगे, वो ऑर्बिटल क्या जो हमारी ज्योमेट्री होगी उसमें हाइब्रिडाइजेशन होगी, लाइक sp sp2। तो हमें बताना है कि वो जो p है या फिर d ऑर्बिटल है
कौन सा ऑर्बिटल का यूज किया है, यानी कि p ऑर्बिटल में 3 ऑर्बिटल होंगे, px, py और pz। अब हमें देखना है जो ज्योमेट्री या फिर शेप है उस मॉलिक्यूल की, उसमें कौन से ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट है। देखो, जो हमारी फर्स्ट हाइब्रिडाइजेशन होगी वो होगी sp, sp होगी लीनियर, ये होगी हमारी sp, यानी कि लीनियर ज्योमेट्री होगी। यदि हम बात करें ऑर्बिटल्स यहाँ पे कौन से यूज हुए हैं, s प्लस यहाँ पे px, py और pz, इनमें से कौन सा ऑर्बिटल यूज होगा, क्योंकि p का तो एक ही ऑर्बिटल यूज है, s और p, px, py या फिर pz, वो डिपेंड करेगा हमारी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे, डिपेंड्स ऑन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। जो भी हम इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लेंगे उसी का यहाँ पे ऑर्बिटल में इन्वॉल्वमेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें ऑर्बिटल की, नेक्स्ट हमारी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2, नेक्स्ट होगी हमारी sp2। अब sp2 होगी हमारी वो इस टाइप से होगी, sp2 होगी वो होगी लीनियर ज्योमेट्री की, लीनियर। अब यहाँ पे एक s ऑर्बिटल और 2 p के, s प्लस px, py या फिर py प्लस pz या फिर pz प्लस px, इनमें से किसका यूज होगा, जो हमारे p ऑर्बिटल है उनमें से कौन सी सबसेल का यहाँ पे यूज होगा, वो डिपेंड करेगी हमारी प्लेन पे, यानी कि वो किस प्लेन में है। देखो, यदि वो xy प्लेन में एग्जिस्ट करता है तो वहां पे px और py होंगे ऑर्बिटल, यदि वो yz प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं तो py और pz ऑर्बिटल होंगे, यदि zx प्लेन में है वहां पे होगा pz और px ऑर्बिटल। तो ये तो हमारी हाइब्रिडाइजेशन हुई sp2 की। अब हम बात करेंगे sp3 की। नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन होगी वो होगी sp3। sp3 हमारी इस टाइप से होगी, ये होगी हमारी टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो करेगी। अब यहाँ पे बात करें, यहाँ पे होगा s px प्लस py प्लस pz, यहाँ पे p3 यानी कि तीनों के तीनों ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट है, यानी कि s और px, py, pz, p के तीनों ऑर्बिटल होंगे यहाँ पे, ठीक है, जिससे हमारी sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनेगी, जिसकी ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन की बात करें हम, नेक्स्ट होगी हमारी sp3d, ये होगी हमारी नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन, कुछ इस टाइप से होगी। देखो, ये होगी हमारी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, बाइपिरामिडल। अब यहाँ पे हम नंबर ऑफ ऑर्बिटल, यदि हम ऑर्बिटल की बात करें कौन कौन से ऑर्बिटल यूज हैं, एक हमारा होगा s ऑर्बिटल, p के तीनों ऑर्बिटल हैं px, py और pz। बात करें हम यहाँ पे जो d ऑर्बिटल होगा वो होगा हमारा dz स्क्वायर, dz स्क्वायर। नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन होगी हमारी sp3d2, sp3d2। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होगी ज्योमेट्री वो होगी हमारी ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल या फिर इसे ही हम कहेंगे स्क्वायर बाइपिरामिडल, स्क्वायर बाइपिरामिडल। अब देखो, यहाँ पे जो ऑर्बिटल होंगे s होगा, px, py और pz होंगे, p के तीनों ऑर्बिटल।
बात करें डी की, तो यहाँ पे जो डी होगा हमारा वो होगा डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर और डी जेड स्क्वेयर, डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर और डी जेड स्क्वेयर ऑर्बिटल यहाँ पे यूज होंगे। नेक्स्ट हमारी हाइब्रिडाइजेशन होगी वो होगी sp3d3 जो होगी पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। यहाँ पे होगा s px py pz साथ में डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर प्लस डी जेड स्क्वेयर प्लस डी एक्स वाई। डी के ये 3 ऑर्बिटल होंगे जो यूज होंगे इस हाइब्रिडाइजेशन में। एक और हाइब्रिडाइजेशन होगी हमारी, देखो यहीं पे करते हैं वो भी। देखो एक होगी हमारी हाइब्रिडाइजेशन होगी DsP2। जो DsP2 होगी उसकी ज्योमेट्री होगी स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। और यहाँ पे जो ऑर्बिटल होंगे, एक तो होगा हमारा s ऑर्बिटल p के 2 px प्लस py, और यहाँ पे जो क्या है d ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट है, जो d होगा वो होगा हमारा dx स्क्वेयर माइनस y स्क्वेयर। ये ऑर्बिटल होंगे जो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन में इन ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट होगा। यदि हम DsP2 का एक एग्जांपल देखें, देखो इसका एग्जांपल ले लेंगे है हम निकिल साइनाइड का 4 2 नेगेटिव। यहाँ पे यदि हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो वो आएगी हमारी निकिल 2+। हमें पता है निकिल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 3d8 4s2। यहाँ पे क्या है निकिल 2+, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले जाएंगे 3d8। तो d ऑर्बिटल में हमारे कितने होंगे 5, d सबसेल में 5 ऑर्बिटल होंगे। इलेक्ट्रॉन हमें 8 करने हैं 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो 8 इलेक्ट्रॉन की तो यहाँ पे हमने फिलिंग करवा दी। अब देखो यहाँ पे जो निकिल है इसके साथ हमारा साइनाइड ग्रुप है, साइनाइड ग्रुप होगा हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, ये होगा हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड का काम होता है पेयरिंग करवाना। स्ट्रॉन्ग लिगेंड होंगे वो करवाएंगे पेयरिंग इलेक्ट्रॉन की। अब जो ये इलेक्ट्रॉन है दोनों सिंगल सिंगल प्रेजेंट है, यदि इस वाले इलेक्ट्रॉन को यहां कर दे यानी कि इनकी पेयरिंग हो जाएगी। अब पेयरिंग हो जाएगी इस टाइप से होंगे। अब देखो हमें क्या करवाना है, इंटरमिक्सिंग करवाना है ऑर्बिटल का किसके साथ। अब यहाँ पे साइनाइड है 4, साइनाइड 4 है। एक साइनाइड एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, यानी कि एक साइनाइड ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि एक लोन पेयर लेके आएगा। तो 4 साइनाइड 8 इलेक्ट्रॉन यानी कि 4 लोन पेयर लेके आएंगे। ये तो हमारा था 3d 4s 4p। साइनाइड होंगे, एक साइनाइड ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके आएगा यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन लेके आएगा। उस यहाँ पे फिलिंग करवाएंगे। एक साइनाइड ये होंगे हमारे 4 साइनाइड, ठीक है। यहाँ पे 4 साइनाइड आए, ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके आए, एक साइनाइड यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन आए। तो यहाँ पे क्या हुआ डी, अब कौन से ऑर्बिटल का यूज हुआ है डी एस और पी के 2। तो ये हुआ हमारा DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो गई है जिसकी ज्योमेट्री होगी स्क्वायर प्लेनर नेचर की। और जो यहाँ पे
ऑर्बिटल का यूज हुआ है dsp2 में। एक होगा s ऑर्बिटल px और py और एक होगा हमारा dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये वो ऑर्बिटल होंगे जो इन्वॉल्व होंगे इस हाइब्रिडाइजेशन में। हमने देख ली ज्योमेट्री और उनकी हाइब्रिडाइजेशन, साथ में कौन से ऑर्बिटल होंगे जिनका इन्वॉल्वमेंट होगा उस हाइब्रिडाइजेशन में। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, सम मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। देखो, कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जिनके पास बॉन्ड पेयर भी होंगे, साथ में लोन पेयर भी होंगे। अब हम उनके एग्जांपल से देखते हैं वो कौन से हैं। SnCl2। अब जो हमारा Sn तीन होगा, एक किस फैमिली में है, कार्बन फैमिली में, काशी जी गए शंकर पार्वती। तीन होगा हमारी कार्बन की फैमिली का है हमारा एलिमेंट। अब देखो, कार्बन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो होगा 4, यानी कि टीन का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा 4। वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे टीन के 4। अब देखो, टीन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब हम बात करें क्लोरीन, 2 क्लोरीन, यानी कि तीन यहाँ पे सेंट्रल एटम है, क्लोरीन यहाँ पे टर्मिनल या फिर सराउंडिंग एटम है। सराउंडिंग एटम यहाँ पे 2 हैं। यदि हम बात करें इन सराउंडिंग एटम की, देखो क्लोरीन है, क्लोरीन के पास होंगे 7 और इधर भी क्लोरीन, क्लोरीन के पास होंगे 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एक एक इलेक्ट्रॉन ने दोनों ने म्यूचुअल शेयरिंग की, एक एक इलेक्ट्रॉन की। देन यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई, इनका हुआ ऑक्टेट कंप्लीट। ऑक्टेट कंप्लीट, इधर इसका ऑक्टेट कंप्लीट। अब ये देखो हमारा, देखो जो साइनाइड होगा इसके पास एक लोन पेयर प्रेजेंट होगा, क्योंकि एक एक जो इलेक्ट्रॉन होंगे टीन का एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, वो तो उन्होंने दोनों क्लोरीन के साथ म्यूचुअल शेयरिंग कर ली। जो रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वो होंगे लोन पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। तो यानी कि अब यहाँ पे हम बात करें तो इस मॉलिक्यूल में बॉन्ड पेयर होंगे हमारे 2, 1 2, बॉन्ड पेयर 2 होंगे। यदि हम बात करें लोन पेयर की, लोन पेयर होगा एक यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट होगा। तो ये हुए कि कोई मॉलिक्यूल ऐसे भी हैं कुछ जहां पे बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम NH3। N के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 5। 3 किसके साथ बॉन्डिंग करेगा, हाइड्रोजन के साथ। 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बनाएंगे। ये एक जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये हमारा कहीं भी बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं दे रहा। यदि ये बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं दे रहा तो ये होगी हमारी लोन पेयर। और लोन पेयर क्या होंगे, जो फ्रीली प्रेजेंट हो। ये होंगे इस टाइप से। ठीक है, यदि हम बात करें यहाँ पे बॉन्ड पेयर होंगे हमारे 3, 1 2 3 और लोन पेयर होंगे हमारे यहाँ पे 1 लोन पेयर प्रेजेंट होगा। यदि हम बात करें वाटर मॉलिक्यूल की, देखो वाटर यानी कि ऑक्सीजन हमारे यहाँ पे सेंट्रल एटम। हमें पता है ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 6, 1 2 3 4 5 6। एक एक हाइड्रोजन के साथ करेगा ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। ठीक है, यहाँ पे देखो अब हम बात करें इनके पास, एक तो ये है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक ये है। तो ये क्या है, दोनों लोन पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट है, यानी कि ये बॉन्ड फॉर्मेशन में कहीं यूज नहीं हो रहे। तो ये होंगे हमारे लोन पेयर की फॉर्म में। यदि हम वाटर मॉलिक्यूल में बात करें बॉन्ड पेयर की, बॉन्ड पेयर होंगे 1 और 2। लोन पेयर की बात करें तो लोन पेयर होगा 1 और 2। लोन पेयर भी यहाँ पे 2 प्रेजेंट होंगे। ठीक है, समझ आया। कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनके पास बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों प्रेजेंट होते हैं।
नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें हम, नेक्स्ट एग्जाम्पल होगा हमारा SF4 सल्फर। देखो जो सल्फर होता है वो होगा ऑक्सीजन फैमिली का, यानी कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो सल्फर के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 6, 4, 5, 6। 4 फ्लोरीन के साथ इस टाइप से, और एक होगा यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट। तो यहाँ पे हम बात करें बॉन्ड पेयर प्रेजेंट होंगे 4, 1 2 3 4, लोन पेयर होगा सिर्फ एक प्रेजेंट। ठीक है, ये होगा हमारा SF4। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें हम, क्लोरीन। क्लोरीन हमारा यहाँ पे सेंट्रल एटम है। क्लोरीन फ्लोरीन फैमिली यानी कि हेलोजन फैमिली का होगा। हेलोजन फैमिली के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 7, 1 2 3 4 5 6 7। इसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। यदि हम सराउंडिंग एटम की बात करें वो होंगे हमारे फ्लोरीन। 3 फ्लोरीन है तो यहाँ पे 3 बॉन्ड बनाएगा फ्लोरीन के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन होंगे 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी कि वो लोन पेयर की फॉर्म में होंगे क्योंकि वो बॉन्ड फॉर्मेशन में कहीं भी यूज नहीं हो रहे। तो यहाँ पे हम बात करें बॉन्ड पेयर होंगे हमारे 3 और लोन पेयर होंगे 2। ठीक है, समझ आया आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क रहने वाला है। XEF4 ये आपका होमवर्क रहेगा, खुद से देखना इसमें कितने बॉन्ड पेयर और लोन पेयर प्रेजेंट है। देखो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा कोवेलेंट बॉन्ड में बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। एक होगा हमारा सिग्मा बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड 2 टाइप के हैं, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड को हमने कहा था कोएक्सियल और पाई बॉन्ड को कोलेटरल। यदि हम बात करें ये सिग्मा बॉन्ड है क्या, सिग्मा बॉन्ड होगा जब हम हेड टू हेड या फिर एंड टू एंड ओवरलैपिंग कराएंगे। देखो यदि हम बात करें s ऑर्बिटल की, सबसे पहले हम s ऑर्बिटल की करेंगे तो देखो उससे होगी SS ओवरलैपिंग। SS ओवरलैपिंग कैसे होगी वो देखो, ये हमारा s ऑर्बिटल और ये हमारा दूसरा s ऑर्बिटल। s ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप का होगा। यदि हम इनकी ओवरलैपिंग कराएं एंड टू एंड ओवरलैपिंग या फिर कहें हेड टू हेड, ये इनकी ओवरलैपिंग होगी और जो ये होगा हमारा, ये होगा सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। यदि हम बात करें s और p ऑर्बिटल, अब हम बात करेंगे p ऑर्बिटल की। यदि हम बात करें p ऑर्बिटल में होगी p और p ओवरलैपिंग। p हमारा जो ऑर्बिटल होगा वो होगा डंबल शेप का, इस टाइप से। तो देखो अब इसकी ओवरलैपिंग करवानी है हमें एंड टू एंड या फिर हेड टू हेड। ये होगा इसका हेड, देखो इस टाइप से करवाएंगे, इस हेड की दूसरे वाले p ऑर्बिटल के हेड से। ये होगी ओवरलैपिंग, ये होगी सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन देगा। नेक्स्ट हम बात करें s और p ऑर्बिटल की। s और p ओवरलैपिंग, देखो ये होगा हमारा s और ये होगा हमारा p ऑर्बिटल। इनकी ओवरलैपिंग को भी हम कहेंगे सिग्मा बॉन्ड। जो s p ओवरलैपिंग होगी वो भी हमें देगा सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन। ये तो हमने देखा सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी जब 2 ऑर्बिटल की एंड टू एंड या फिर हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी, वहां पे सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। सिग्मा बॉन्ड को ही हम कोएक्सियल बोलेंगे। अब हम बात करें पाई बॉन्ड यानी कि कोलेटरल की। पाई बॉन्ड कैसे होगा वो देखो, देखो यदि हम बात करें PP
ओवरलैपिंग, p ऑर्बिटल में बात करें हम, देखो s में तो होगी नहीं, पाई s में किधर भी करवा लो वो होगी हमारी सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन देगा। अब हम बात करें p और p ओवरलैपिंग की, हमने कहा था सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन वहां होगी जब दो ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग कराएंगे हम एंड टू एंड या फिर हेड टू हेड। यहाँ पे जो ओवरलैपिंग होगी वो होगी हमारी साइड वाइज ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग कैसे होगी वो देखो, ये होगा हमारा p ऑर्बिटल डंबल शेप का, ये होगा हमारा सेकंड p ऑर्बिटल। यदि इनकी ओवरलैपिंग कराएं हम साइड वाइज, ये इनका साइड वाला पोर्शन, यदि हम इसकी ओवरलैपिंग कराएं ये होगी हमारी पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन, ये हुआ हमारा पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन, पाई बॉन्ड है ये, ठीक है, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है, ठीक है। जब हम दो ऑर्बिटल में साइड वाइज ओवरलैपिंग करवाएंगे तो वहां पे पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। यदि हम एंड टू एंड या फिर हेड टू हेड ओवरलैपिंग कराएंगे वहां पे हमें मिलेगी सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये हो गए हमारे यहाँ पे। बात करें हम नेक्स्ट, पाई बॉन्ड्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री ऑफ आयंस। फर्स्ट हमारा होगा, देखो कैसे है ये एग्जांपल से समझेंगे, ध्यान से देखना, क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहां से। देखो, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन सेंट्रल एटम। जो सेंट्रल, देखो हमें पता है कोई मॉलिक्यूल होगा उसमें एक तो क्या होगा सेंट्रल एटम, बाकी होंगे वो होंगे सराउंडिंग एटम। यदि हम एग्जांपल से देखें, जो यहाँ पे बात करने में सेंट्रल एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसका इफेक्ट क्या होगा, H2O H2S H2Se H2Te, ये हमने मॉलिक्यूल लिए हैं ऑक्सीजन फैमिली के। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन हमारा होगा सेंट्रल एटम होगा जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, हाइड्रोजन से भी होगा। और यदि हम बात करें, ये ऑक्सीजन फैमिली है, यदि हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो साइज हमारा इंक्रीज करेगा क्योंकि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करेंगे, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करेंगे साइज इंक्रीज होगा, साइज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी टॉप टू बॉटम। यानी कि ऑक्सीजन हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर होगा। इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 6, 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा, ठीक है। ये लोन पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, ये भी ठीक है। अब देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है, अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, हमें तो लिख रहा है कि देखो दिखने में ऐसा लगेगा एक ऑक्सीजन का है एक हाइड्रोजन का है, ऐसे हैं भाई दोनों इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बट बात करें हम यहाँ पे ऑक्सीजन हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब होगा कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, खुद के तो है ही अपने पास, दूसरे के भी अपनी तरफ खींचने की कोशिश करे। यानी कि ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो स्ट्रक्चर होगा कुछ इस टाइप से, हाइड्रोजन दोनों के इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पे, यानी कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी साइड अट्रैक्ट करेगा क्योंकि होगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब ही होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड, अपने न्यूक्लियस की साइड अट्रैक्ट करे। अब यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन होंगे पास पास में, अब इलेक्ट्रॉन पास पास में होंगे तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव, दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होंगे नेगेटिव नेगेटिव। हमें पता है जो सेम चार्ज होंगे उनके बीच में रिपल्सन क्रिएट होगा। अब यहाँ पे होगा रिपल्सन क्योंकि डिस्टेंस यहाँ पे है कम, डिस्टेंस कम, रिपल्सन होगा ज्यादा, रिपल्सन ज्यादा होगा तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल भी इंक्रीज करेगा। कैसे करेगा, थोड़ी दूर भागेंगे ऐसे,
ठीक है। यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होगा वो होगा हमारा 104.5 डिग्री का, ठीक है। जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल में बॉन्ड एंगल होगा वो होगा 104। देखो वैसे तो चलो आगे डिस्कस कर लेंगे कि जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी उसमें बॉन्ड एंगल कितना होगा। यहाँ पे सिर्फ इतना देखो, जो ऑक्सीजन होगा हमारा वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर होगा। इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ खींचे तो इलेक्ट्रॉन के आगे पास में आए, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन जनरेट होगा। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन जनरेट होने की वजह से क्या होगा, एक दूसरे से दूर भागेंगे, दूर भागते हैं वहां पे बॉन्ड एंगल इंक्रीज कर जाएगा। यदि हम बात करें टॉप टू बॉटम जाएंगे, हमें पता है सल्फर होगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन से कम, सेलेनियम का तो और भी कम, ठीक है। तो हम देखो जैसे हम टॉप टू बॉटम जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती जाएगी। ये देखो लोन पेयर तो इनके पास ही प्रेजेंट है क्योंकि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 6। अब यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन है, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे, मान लीजिए इसके इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पे, तब क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या थे, बिल्कुल ऑक्सीजन के पास, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन बिल्कुल पास होंगे तो वहां पे क्या होगा, रिपल्सन होगा। रिपल्सन होते ही बॉन्ड एंगल इंक्रीज कर जाएगा। अब यहाँ पे रिपल्सन होगा कम, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे जो इनके बीच की डिस्टेंस होगी वो उसके कंपैरिजन में, ऑक्सीजन के कंपैरिजन में ज्यादा होगी। डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी तो रिपल्सन थोड़ा कम होगा, रिपल्सन डिक्रीज करेगा, बॉन्ड एंगल भी यहाँ पे डिक्रीज करेगा। यहाँ पे डिस्टेंस और ज्यादा हो जाएगी यानी कि रिपल्सन और ज्यादा कम होगा और बॉन्ड एंगल और कम हो जाएगा। यदि हम बात करें वाटर की, वाटर में जो बॉन्ड एंगल है वो है 104.5। यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे होगा 92 डिग्री, यहाँ पे मान लीजिए 91 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। इस टाइप का यहाँ पे बॉन्ड एंगल होगा। यदि हम बात करें सेंट्रल एटम हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। डिस्टेंस कम होगी तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होगा, रिपल्सन होगा, एक दूसरे से दूर भागेंगे। जैसे ही एक दूसरे से दूर भागेंगे बॉन्ड एंगल इंक्रीज कर जाएगा। वैसे ही टॉप टू बॉटम जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी तो उनके बीच में रिपल्सन भी कम होता जाएगा और बॉन्ड एंगल भी डिक्रीज करेगा। तो ये तो हमारा था सेंट्रल एटम पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इफेक्ट। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बॉन्डेड एटम, यानी कि जब हमारे जो सराउंडिंग बॉन्डम होंगे, सराउंडिंग एटम होंगे किसके ऊपर, जो सेंट्रल एटम है उसके साथ जुड़े हमारे सराउंडिंग एटम, वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अभी तो हमने देखा कि सेंट्रल एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव था। अब हम देखेंगे बॉन्डेड एटम या फिर हम कहें सराउंडेड एटम हमारे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर हो। एग्जांपल देखो PF3, PCl3, PBr3। यदि हम बात करें PF3, F, यहाँ पे P हमारा होगा फॉस्फोरस होगा, वो होगा सेंट्रल एटम। ये जो हमारा फ्लोरीन होगा ये होगा सराउंडेड एटम। यदि हम बात करें फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन की, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन की, फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। अब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो इसका स्ट्रक्चर देखो, फास्फोरस के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 5, एक लोन पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होगा और 3 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड की फॉर्मेशन देगा। देखो अब जो ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन होगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे अब इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन क्रिएट होगा। बट देखो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन तो तब क्रिएट होगा जब डिस्टेंस कम हो, समझो। अब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है
ये कुछ इस टाइप से दिखेंगे हमें। ये है फ्लोरीन, ये है फ्लोरीन और ये है फ्लोरीन। यहाँ पे होगा क्लोरीन, ब्रोमीन, देखो ये जो होगा हमारा इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे अट्रैक्ट कर लेगा। ये जो होंगे इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पे, क्योंकि ये कम इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होंगे फ्लोरीन के कंपैरिजन में। ब्रोमीन और कम होगा फ्लोरीन और क्लोरीन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रॉन होंगे इस टाइप से, ये इलेक्ट्रॉन को फॉस्फोरस के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी साइड अट्रैक्ट किया। अब डिस्टेंस तो यहाँ पे कम थी, यहाँ पे तो डिस्टेंस ऑलरेडी क्या है, ज्यादा है। डिस्टेंस ज्यादा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन नहीं होगा, रिपल्सन होगा कम। रिपल्सन कम होगा तो बॉन्ड एंगल भी कम होगा, बॉन्ड एंगल भी यहाँ पे कम होगा। यहाँ पे देखो अब ये इलेक्ट्रॉन के डिस्टेंस क्या है, इनके पास में है। अब ये इलेक्ट्रॉन पास जाएंगे तो रिपल्सन यहाँ से ज्यादा होगा, रिपल्सन ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल भी हमारा इंक्रीज कर जाएगा। बात करें हम नेक्स्ट की, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और पास में आ गए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और पास में है, यहाँ पे रिपल्सन और ज्यादा होगा। रिपल्सन ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल हमारा इंक्रीज करेगा, ठीक है। यदि हम बात करें यहाँ पे बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होगा तो ऑर्डर होगा हमारा इस टाइप से, ठीक है। ऑर्डर होगा हमारा इस टाइप से। समझ आए होंगे दोनों कॉन्सेप्ट। जब सेंट्रल एटम हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तब हमारा बॉन्ड एंगल क्या होगा, जो बॉन्ड एंगल का ऑर्डर होगा वो क्या होगा। और यदि बॉन्डेड एटम या फिर सराउंडेड एटम हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा देन हमारा बॉन्ड ऑर्डर पे क्या असर होगा वो हमें देखना है। नेक्स्ट होगा हमारा कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब हमें हाइब्रिडाइजेशन की कैलकुलेशन करनी है, कैसे होगी। सबसे पहले इसका फॉर्मूला देखो, हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, यानी कि सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम, नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम। और जो बॉन्डेड एटम होंगे हमारे वो होंगे मोनो एटॉमिक, सिंगल बॉन्डेड वाले। डबल बॉन्डेड एटम होंगे वो यहाँ पे काउंट नहीं होंगे, ठीक है। तो ये होगा हमारे हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। यदि हम बात करें इनके एग्जांपल की, देखो XeF2, देखो जो हमारा हाइड्रोजन होगा सिंगल बॉन्ड होगा, यानी कि सिग्मा बॉन्ड। हेलोजन, हेलोजन भी देगा सिंगल बॉन्ड। ऑक्सीजन होगा वो होगा हमारा डबल बॉन्डेड, सिग्मा और पाई। नाइट्रोजन होगा वो देगा हमें ट्रिपल बॉन्ड, 2 पाई और एक सिग्मा, ठीक है। इस टाइप से देंगे। एग्जाम्पल की बात करें हम XeF2, XeF2 इसकी हमें कैलकुलेट करनी है हाइब्रिडाइजेशन, इसकी हमें कैलकुलेट करनी है इसकी हमें कैलकुलेट करनी है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिनोन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे, जिनोन हमारा इनर्ट गैस का होता है, अब उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 8 प्लस बॉन्डेड एटम हमारे 2 है F2, 8 + 2 10, 10/2 यानी कि 5, यानी कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d। यदि हम बात करें XeF4 की, XeF4 हाफ जिनोन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 प्लस बॉन्डेड एटम, फ्लोरीन कितने 4, 12/2 यानी कि 6, sp3d2, S1 p के 3 यानी कि 4 और d के 2 यानी कि 6,
ठीक है। यदि हम बात करें XeO2F2, यहाँ पे देखो हाफ जिनोन के 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन बॉन्डेड एटम, हमें देखना है सिंगल बॉन्डेड, फ्लोरीन है सिंगल बॉन्डेड, कितने हैं 2। जो ऑक्सीजन होंगे हमारे O2, ये होगा डबल बॉन्डेड, तो ये यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे। 8 + 2 10, 10/2 यानी कि 5, sp3d, ये रहेगी इसकी हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट XeO3, इसकी होगी हाफ X यानी कि 8O3। हमें पता है ऑक्सीजन होगा हमारा डबल बॉन्डेड होगा, डबल बॉन्ड को हम यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे, यानी कि ये होगी यहाँ पे 4sp3। नेक्स्ट होगा हमारा हाफ सल्फर होगा हमारा ऑक्सीजन फैमिली का एलिमेंट, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, यानी कि सल्फर के भी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। साथ में जो बॉन्डेड एटम होगा फ्लोरीन 2, 6 + 2 8/2 यानी कि 4, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। sp4 हाफ सल्फर के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 4 बॉन्डेड एटम, 6 + 4 यानी कि 10, 10/2 यानी कि 5, sp3t। यदि हम बात करें SF6 की, हाफ 6 + 6 यानी कि 12/2, 12/2 यानी कि 6, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d2, sp3d2। बिल्कुल इजी है कैलकुलेट करना हाइब्रिडाइजेशन। हमें सिर्फ ये देखना है कि हाफ, साथ में वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए हमें। आयोडीन, आयोडीन होगा हमारा हेलोजन फैमिली का, हेलोजन फैमिली यानी कि फ्लोरीन, उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा 7। साथ में कितने हैं बॉन्डेड एटम 7, 7 + 7 यानी कि 14/2, 7। इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d3। IF5 हाफ 7 आयोडीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस सराउंडिंग एटम होंगे 5, 12/2, 6, sp3d2। यहाँ पे जो सेंट्रल एटम होगा वो होगा क्लोरीन, क्लोरीन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 7 प्लस सराउंडिंग एटम होगा हमारा फ्लोरीन 3, 7 + 3 10/2 यानी कि 5, sp3d। बात करें हम कार्बन डाइऑक्साइड CO2, यहाँ पे जो सेंट्रल एटम होगा कार्बन, हाफ कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। अब ऑक्सीजन हमारा डबल बॉन्डेड होगा, इसे हम काउंट नहीं करेंगे यहाँ पे, देन 4/2 यानी कि 2। इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp यानी कि लीनियर ज्योमेट्री। नेक्स्ट हम बात करें BO3, 3 नेगेटिव। हाफ जो हमारा बोरोन होगा, बोरोन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 3, बोरोन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3। ऑक्सीजन हमारा डबल बॉन्डेड होगा, डबल बॉन्डेड को हम काउंट नहीं करेंगे। अब देखो यहाँ पे चार्ज है -3, यदि चार्ज माइनस में है तो उसे हम ऐड कर देंगे, यहाँ पे करेंगे +3, 3 + 3 6, 6/2 यानी कि 3। हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2। बात करें हम NO2 पॉजिटिव, अब देखो नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 5 प्लस, यहाँ पे क्या है प्लस में है तो इसे करेंगे हम -1। ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड होगा वो नहीं लेंगे हम, यानी कि 5 - 1 यानी कि 4/2, 4/2 2, sp होगी इसकी हाइब्रिडाइजेशन। यदि हम नेक्स्ट की बात करें फॉस्फोरस, फॉस्फोरस होगा हमारा नाइट्रोजन फैमिली का एलिमेंट, नाइट्रोजन फैमिली का हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा 5, हाफ 5। ऑक्सीजन को हम काउंट नहीं करेंगे, चार्ज देखो चार्ज है माइनस में तो यहाँ पे कर देंगे प्लस, कितना 3।
5/3 8/2 यानी कि 4sp3। बात करें हम नेक्स्ट क्लोरीन, क्लोरीन होगा हमारा हैलोजन फैमिली का, इसका हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखेंगे। क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा 7 -1 यानी कि उसे ऐड कर देंगे हम 8/2 यानी कि 4sp3। ये होगी हमारी हाइब्रिडाइजेशन। बिल्कुल इजी है कैलकुलेट करना, ज्यादा कुछ नहीं इसमें, हमें सिर्फ इसका फॉर्मूला याद रखना है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सेंट्रल एटम ही कौन सा है। सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसमें हम ऐड कर देंगे जितने भी हमारे सराउंडिंग एटम होंगे जो कि सिंगल बॉन्डेड होंगे, यानी कि डबल बॉन्डेड या फिर ट्रिपल बॉन्डेड होंगे, उन्हें हम यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे। यदि मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज प्रेजेंट है, यदि वो नेगेटिव चार्ज है तो उसे ऐड कर देंगे, पॉजिटिव चार्ज है तो उसे माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में हम वेस्पर थियरी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, वीडियो को अच्छे से देखना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।